हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स मेकर। मैं उजाला सिंह लेकर आई हूँ आपके लिए ईवीएस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के ऊपरी भागों से वाष्प के रूप में जल की छति को कहते हैं। लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। जब भी आप अगर सुबह सुबह देखते हैं तो पौधों के ऊपर जो प्लांट्स होते हैं उनके पत्तियों के ऊपर पानी की कुछ बूंदें आ जाती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस, ग्रोथ, रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। तो फोटोसिंथेसिस तो वो होता है जब प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, तो उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ग्रोथ, प्लांट्स में ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है। रेस्पिरेशन, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो इसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं, श्वसन। जब पौधों के ऊपरी भागों में वाष्प के रूप में जल दिखाई देता है, मीन्स की वेपर दिखाई देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से किन पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथि नहीं होती है? कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं ना जिनके जड़ में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो इसके एग्जांपल्स हो जाते हैं, मटर होता है, मटर के जो जड़ होते हैं उनमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पाया जाता है। तो इसमें बताना है कि किसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नहीं होती। स्वीट पी, गार्डन पी, तुलसी, ग्राउंडनट्स। तो ये तीनों जो है इसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पाई जाती हैं। जो तुलसी का प्लांट होता है, तुलसी का जो पौधा होता है उसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नहीं होती। हमारे क्वेश्चन में यही पूछा है, किस प्लांट में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नहीं होती है? तो तुलसी के प्लांट में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नहीं पाए जाते। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पटसन का रेशा पटसन के पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स को हम यूज करते हैं, जैसे किसी के फ्रूट्स खाते हैं, किसी के स्टेम्स को यूज करते हैं, किसी के छाल को यूज करते हैं। तो वैसे ही पूछा है कि पटसन का रेशा जो होता है, जैसे जूट हम जो बनाते हैं, जूट धागा बनाते हैं, वो पटसन के किस भाग से, मतलब पटसन के पौधे के किस पार्ट से लिया जाता है? सीड, लीफ, फ्लावर, स्टेम। मीन्स की इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो पटसन बनता है, पटसन जूट जो बनता है वो तना, तना से बनाया जाता है। जो धागा बनाता है जूट का, आप लोगों ने देखा होगा जूट बैग्स आते हैं, तो वो किससे बनता है? पटसन के पौधे के तना को यूज करके वो बैग्स बनाया जाता है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन सा जड़ नहीं है? इनमें चार ऑप्शंस दिए हैं, इनमें तीन है जो जड़ है, एक रूट है और बाकी एक रूट नहीं है। मूली, मूली क्या होता है? मूली रूट ही होता है, मूली का हम रूट ही खाते हैं। शकरकंदी, स्वीट पोटैटो भी क्या होता है? रूट होता है। टैपियोका, टैपियोका भी रूट होता है, लेकिन जो पोटैटो है, पोटैटो भले ही जमीन के अंदर से मिलता है, लेकिन पोटैटो होता क्या है? पोटैटो स्टेम होता है। पोटैटो का हम स्टेम एज अ स्टेम खाते हैं, उसको स्टेम माना जाता है इसे। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? पोटैटो, डी इज अ राइट ऑप्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरी बेरी नामक रोग निम्न में से किस विटामिन की कमी से होती है? तो ये बात हमें पता है कि विटामिन बी से बेरी बेरी होता है, लेकिन इसमें विटामिन B12, B2, B1 एंड B3 दे चुके। तो बेरी बेरी जो होता है वो विटामिन B1 से होता है, विटामिन B1 से बेरी बेरी होता है। और भी हम जान लेते हैं, B12 से क्या होता है? अमीनिया होता है। अनीमिया नामक जो बीमारी है वो B12 से होती है। इसमें क्या होता है? इंसान के अंदर खून की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है, जिसको हम आंवला, गुड़ ये सब खा के ठीक कर सकते हैं, पत्तेदार हरी सब्जियां। तो इससे बी अनीमिया होता है। बी टू जो होता है, B2 से हमें स्किन डिजीज होते हैं, स्किन पे हमारे रेसेस टाइप के हो जाते हैं, ड्राई लिप्स हो जाते हैं, तो ये सब B2। और B3 से भी यही होता है, स्किन डिजीज होता है, रेसेस वगैरह हो जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन बेरी बेरी किससे होता है? B1 से, विटामिन B1 की कमी से हमें बेरी बेरी नामक डिजीज होती है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थीम परिवार तथा मित्र में निम्न में से कौन सा उप थीम है? जैसा कि मैंने पिछले क्लास में भी बताया है कि हमारे बहुत सारे इसके पहले भी जितने क्लासेस हुए उसमें मैंने ईवीएस के 6 थीम्स के बारे में बताया, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये थीम्स 6 थीम्स ईवीएस के होते हैं, ये तो हमें याद होने ही होने चाहिए। तो ईवीएस में 6 थीम्स होते हैं, लेकिन जो पहला थीम उसका होता है फैमिली एंड फ्रेंड, फैमिली एंड फ्रेंड या फैमिली एंड रिलेटिव भी कहीं कहीं दिया रहता है। तो इसमें इसके उप थीम्स मीन्स कि इसके सब थीम्स भी होते हैं 4। तो उसमें कौन सा पार्ट होता है? वर्क एंड प्ले जो होता है वो फैमिली एंड फ्रेंड्स के उप थीम है। वर्क एंड प्ले फैमिली एंड फ्रेंड के उप थीम। चलिए चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हेतु पाठ का वह उपयुक्त स्तर जिस पर विद्यार्थियों का आकलन किया जाना चाहिए वह है। ये बताना है हमें कि ईवीएस के पढ़ाने के टाइम हमें आकलन मीन्स की मूल्यांकन बच्चों का कब करना चाहिए? पाठ के अंत में, पाठ के आरंभ में, जब विद्यार्थी आकलन के लिए प्रस्तुत है, शिक्षण अधिगम के दौरान। तो कभी भी बच्चों को अगर हम पढ़ा रहे हैं तो बीच बीच में हमें बच्चों बच्चों का आकलन करते रहना चाहिए। जैसे कि बच्चों से हम क्वेश्चंस पुट अप कर लिए कि वो उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर वो कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछ लिए, तो बच्चों का आकलन हमें शिक्षण अधिगम के दौरान ही करते, पढ़ाने के दौरान ही करते रहना चाहिए। पाठ के एंड में तो हमें आकलन करना ही है, लेकिन शिक्षण अधिगम के दौरान सबसे बेस्ट तरीका होता है कि हम शिक्षण अधिगम के दौरान ही उनका आकलन कर लें, उनको जो भी डाउट्स है उसको क्लियर कर दें। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। किसी छात्र द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ वहां बारिश कम होती है, गर्मी बहुत पड़ती है। जहाँ बारिश कम होती है और गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। हमारे घर मिट्टी के बने होते हैं, घरों की दीवार पर मोटी होती हैं और उनसे मिट्टी से ही पोत कर सुंदर किया जाता है। ये ऐसे जगह से ये बच्चा आया है जहाँ बारिश बहुत ज्यादा कम होती है और बहुत ज्यादा गर्मी होती है। उनके घर मिट्टी के बने होते हैं, मिट्टी के घर जो होता है वो बहुत ही ठंडा रहता है, इसलिए जहाँ गर्मी बहुत ज्यादा होती है वहां मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। घरों की छतें कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं, जो भी छत होते हैं वो कटीली झाड़ियों से बनाए जाते हैं। तो ये बताना है कि किस स्टेट में ऐसे घर होते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि असम, असम में बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो इसलिए वहां के घर कैसे होते हैं? बांस के खंभों पर होते हैं। तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा राजस्थान। राजस्थान में इन सारे स्टेट, लद्दाख तो बहुत ही ठंडी जगह है, लद्दाख में तो गर्मी पड़ती नहीं है, लद्दाख इसका ऑप्शन नहीं होगा। एंड उत्तर प्रदेश भी इसका ऑप्शन नहीं होगा, इसका बेस्ट ऑप्शन होगा राजस्थान। राजस्थान में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, बारिश भी बहुत कम होती है, और वहाँ कटीली जगह जहाँ बारिश पानी कम होता है वहां कैसे कांटे वाले पौधे उगते हैं बहुत ज्यादा, इसलिए इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? राजस्थान। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई है। ये तो सबको पता होगा कि माउंट एवरेस्ट की चोटी जो है वो कितनी ऊंची है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3, 8850 मीटर जो है वो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो नेपाल में है। टूटता तारा होता है, इसमें से हमें ये बताना है कि शूटिंग स्टार किसे कहते हैं। तो जो उल्का होता है ना, इसे हम टूटता तारा कहते हैं। जो हम देखते हैं कि अ, तारा टूट के एनवायरमेंट में हमारे आ रहा है, हमारे वातावरण में आ रहा है, तो उसे हम उल्का कहते हैं। धूमकेतु क्या होता है? धूमकेतु आइस और डस्ट से बने हुए एक सब्सटेंस होता है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट में, वो भी हमारे एनवायरनमेंट में आ जाता है। उसके पूंछ टाइप का कुछ होता है, हेड एंड टेल होते हैं उसमें, सिर और पूंछ होते हैं, अगर आपने देखा होगा तो उसे हम धूमकेतु कहते हैं। एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? एस्ट्रॉइड्स को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये जैसे कि ग्रह घूमते रहते हैं चारों तरफ सन के, वैसे ही क्षुद्र ग्रह जो होता है वो भी सन के चारों तरफ घूमते रहता है। अगर आपको पता होगा कि एस्ट्रॉइड बेल्ट्स भी पाए जाते हैं, मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं? रॉकी सब्सटेंस होते हैं, मीन्स की कुछ सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, पत्थरों से, रॉक से बने होते हैं, उसे हम
क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो टूटता तारा हमें इसमें पूछा है, टूटता तारा किसे कहते हैं, तो उल्का को हम टूटता तारा कहते हैं। निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस की समझ के लिए सबसे उपयुक्त है? मैं ये बताना है कि किस विधि से हमें पढ़ाना चाहिए कि बच्चे अच्छे से समझ सके, और सबसे बेस्ट विधि, सबसे बेस्ट तरीका पढ़ाने का क्या होगा? लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड सबसे ही बोरिंग तरीका होता है, और इसमें ये पूछा है कि लेक्चर मेथड से हम बड़े बच्चों को तो पढ़ा सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को पढ़ाना लेक्चर मेथड से बहुत ही हेल्पफुल नहीं माना जाता है। चॉक एंड टॉक मेथड, चॉक एंड टॉक भी वही हो गया, सिर्फ ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड के हेल्प से, या फिर टीचर ब्लैक बोर्ड और व्हाइट बोर्ड पे कुछ भी लिख के समझा दे बच्चों को, तो उसे हम चॉक एंड टॉक मेथड कहते हैं। इंक्वायरी बेस्ड, जो बच्चों को हमें पढ़ाना चाहिए सबसे बेस्ट मेथड होता है ईवीएस पढ़ाने का, जांच आधारित शिक्षण। इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग जो है वो सबसे अच्छा मेथड होता है बच्चों को ईवीएस पढ़ाने का। निम्नलिखित में से कौन से रोग मच्छरों से फैलते हैं? हमें ये बताना है इनमें से कौन से रोग हैं जो मच्छरों से फैलते हैं। मलेरिया सबको पता है मच्छर से होता है, निमोनिया मच्छर से नहीं होता है, डेंगू भी मच्छर से होता है, चिकनगुनिया भी मच्छर से होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए, सी एंड डी, सी है बेस्ट ऑप्शन। ए, सी एंड डी, मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया, ये किससे होता है? मच्छरों से फैलने वाली बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पौधों में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है? ऐसे पौधे का नाम बताना है जो कीटों को खाता है, इंसेक्ट्स को खाता है, यहाँ तक कि मेढक को भी खा जाता है। तो एक पौधा होता है जिसे हम घटपर्णी कहते हैं, पीचर प्लांट कहते हैं। वो क्या करता है, अपने आसपास जो भी इंसेक्ट्स, जो भी कीट कीड़े घूम रहे होते हैं, उसको अपने अंदर फंसा लेता है और उसको खा जाता है, वही उसका भोजन होता है, उसको खा जाता है। और ये प्लांट कहाँ पाए जाते हैं? तो ये प्लांट मेघालय में पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा घटपर्णी का पौधा, पीचर प्लांट्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना कहलाता है। जब हम रेन वाटर को कलेक्ट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? रेन वाटर कलेक्शन, रेन वाटर पंपिंग, रेन डिगिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो हम उसे क्या कहते हैं? जब भी हम रेन वाटर को कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करके उसको इकट्ठा करके और किसी और यूज में, जैसे कि खेत पटाने में, खेतों में पानी डालने में, इरिगेशन के लिए, या फिर फ्लावर्स को पानी देने के लिए हम यूज कर लेते हैं उसको, तो उसे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। हम सभी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि वाटर की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है आजकल। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत ही अच्छा तरीका है वाटर सेव करने का। क्वेश्चन नंबर 15, वर्मी कंपोस्टिंग एक विधि है जिसमें खाद बनाने में उपयोग होता है। वर्मी कंपोस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कंपोस्टिंग दैट यूजेस, वर्मी कंपोस्टिंग एक विधि है जिससे हम खाद बनाते हैं, खाद को बनाते हैं। तो वो किस इंसेक्ट के द्वारा ये विधि, मतलब ये वर्मी कंपोस्टिंग किया जाता है? टेप वॉर्म, लीचेस, अर्थवॉर्म और हुकवॉर्म। तो इसका बेस्ट ऑप्शन है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म जो होता है उसके द्वारा वर्मी कंपोस्टिंग किया जाता है। अर्थवर्म को हम किसानों का दोस्त भी कहते हैं, फार्मर्स का फ्रेंड भी कहा जाता है, क्योंकि ये खाद बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये मिट्टी के लिए, सॉइल के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। अर्थवर्म जो होता है, जहाँ रहता है वहाँ के जो मिट्टी होता है वो बहुत ही उपजाऊ माना जाता है, तो इसलिए इसे हम किसानों का दोस्त भी कहते हैं अर्थवर्म को। क्वेश्चन नंबर 16 है, पासमीना ऊन किस जानवर से मिलती है? पासमीना एक तरह का ऊन है, जैसे अलग अलग तरह के ऊन होते हैं वैसे एक तरह का ऊन है पासमीना, जो कि बहुत ही ज्यादा गर्म होता है, और ये ज्यादातर जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। और ये किससे मिलते हैं? बकरी से। ये पासमीना जो ऊन होते हैं ये किससे निकलते हैं? ऐसे नॉर्मली ऊन भेड़ से ही पाया जाता है, लेकिन पासमीना जो ऊन होता है ये बकरी से मिलता है, और ये बहुत ही गर्म होता है। इसके जो स्वेटर्स होते हैं, जो सॉल्स होते हैं, बहुत ही गर्म होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं होता है? हमें ये बताना है कि कौन सा सांप इनमें से जहरीला नहीं है। तो जो इंडियन रॉक पाइथन होता है
वो जहरीला नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इंडियन रॉक पाइथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोनाल्ड रोज को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार शोध करने के लिए मिला था। रोनाल्ड रोज को 1902 में नोबेल चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो उनको किस बात के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, उन्होंने किस चीज का शोध किया था? तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है डेंगू मच्छर से फैलता है, सेकंड मलेरिया मच्छर से फैलता है, थर्ड चिकनगुनिया मच्छर से फैलता है, और फोर्थ प्लेग पिसुओं से फैलता है। तो रोनाल्ड रोज को किस लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो उन्होंने ये शोध किया था कि जो डेंगू है, सॉरी मलेरिया है, ये मच्छर से फैलता है। तो इनको इस बात के लिए, इस चीज का उन्होंने शोध किया था, इस बात के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिनकोना पेड़ कि किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? जो भी मलेरिया की जो दवाई बनती है वो सिनकोना पेड़ से बनती है। तो सिनकोना का क्या आखिर, उसके लीव्स या फिर उसके स्टेम्स या फिर उसके फ्रूट्स, किस चीज का उपयोग हम मलेरिया की दवाई बनाने के लिए करते हैं? सिनकोना का छाल होता है, ना ही उसका रूट यूज होता है, ना ही उसके पत्ते यूज होते हैं, ना ही उसके बीज यूज होते हैं। जो सिनकोना का छाल होता है, जो बार्क होता है उसका, पेड़ के ऊपर की जो छाल होती है, उसको हम मलेरिया में दवाई बनाने के लिए, मलेरिया के इलाज के दवाई बनाने के लिए यूज करते हैं। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप के जहरीले दांतों को कहा जाता है? सांप के जहरीले दांत जो होते हैं तो हम क्या कहते हैं? कसक, विस्तन, कृतक और सल्क। तो ये सल्क होता है, ये क्या होता है? एनिमल्स के ऊपर का, कोई भी इंसेक्ट एनिमल्स हो गया, उसके ऊपर बहुत ही हार्ड सेल पाए जाते हैं जो कि बहुत ही टाइट होते हैं। जैसे कि अगर हम कछुए का एग्जांपल ले लें, तो कछुए के ऊपर क्या होता है? स्केल्स होते हैं। इंसीजर, इंसीजर इंसान जैसे ह्यूमन बीइंग के जो टीथ के टाइप होते हैं, उसमें इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर होते हैं। तो इंसीजर क्या है? ह्यूमन बीइंग के टीथ के टाइप है। तो जो हम सांप के जो दांत होते हैं, जो जहरीले दांत होते हैं, उसे हम विष दंत कहते हैं। क्या कहते हैं? विष दंत कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विष दंत। सांप के जहरीले दांतों को विष दंत कहा जाता है। तो हमारा आज का सेशन यही खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में और भी कुछ बेहतरीन क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।